हाय गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू आर वाचिंग एनालॉग गीक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से बिल्कुल रट लेंगे, दिमाग में बिल्कुल बैठा लेंगे कि किस तरीके से हमारी कंप्यूटर में जो मेमोरी वर्क करती है। इस कंप्यूटर को थोड़ा मेमोरी पे ध्यान दो, ठीक है। हमारे जो कंप्यूटर में किस तरीके से मेमोरी वर्क करती है, कितने टाइप्स की होती है और किस किस कैसे कैसे इसका जो डेवलपमेंट हुआ, वो सब लोग आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे, कुछ सब कुछ सीख लेंगे। और इस चैप्टर से दोस्तों मैं बता दूं, कम से कम ये लास्ट 10 सालों में इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन आ चुके हैं। जब हम क्वेश्चन वाला सेशन करेंगे तो उसमें आप लोगों को बताए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन कौन से नहीं आए हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, वो सब लोग आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 80 क्वेश्चन, अबव 80 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, 80 ये, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लगभग ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको 100 प्लस जो क्वेश्चन मैं आपको जो इस वीडियो के बाद जो इसके क्वेश्चन सेशन आएगा उसके अंदर आप लोगों को करवाया जाएगा। तो सबसे पहले मेमोरी हम समझ लेते हैं क्या होता है। मेमोरी हमारे कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है। समझ लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। आपके मोबाइल में 32 GB मेमोरी लगी हुई है, 32 GB मेमोरी लगी हुई है। तो दोस्तों, जो भी आप वीडियोस बनाएंगे, गाने डाउनलोड करेंगे, गेम्स इंस्टॉल करेंगे, तो वो सब इसी 32 GB मेमोरी में इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब सेव हो जाएगी, इंस्टॉल एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल हो जाएगी इसके अंदर 32 GB के अंदर। तो दोस्तों, हम लोग इस मेमोरी के जितने भी टाइप्स हैं सारे आज डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक। आप लोगों को जरा सा भी लगेगा कि हमने कुछ हार्ड काम किया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अगर आप ये चैप्टर बिल्कुल आराम से कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी का, तो आपके इस बुक के कम से कम 3 चैप्टर्स है ना, 3 चैप्टर के अंदर कुछ कुछ पार्ट मेमोरी का है, तो वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। हाँ जी, तो इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 10 सालों में 80 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये चीज को हमें ध्यान रख के इस चैप्टर को स्टडी करना है, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 80 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर मान लो कि 10 सालों में अगर बैंक के 40 भी एग्जाम हुए हैं, 10 सालों में बैंक के 40 एग्जाम हुए हैं, तो पर एग्जाम में मान लीजिए 4 to 5 क्वेश्चन जरूर आए होंगे। पर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन जरूर आए होंगे। ऑलमोस्ट किसी किसी में 3 भी आए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर है, कम से कम उसमें जितने भी चैप्टर हैं सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। तो लगभग मान लीजिए 3 to क्वेश्चन जरूर आए होंगे। और दोस्तों, ये 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है। जो 80 क्वेश्चन है इसमें ऑलमोस्ट आपको 30 प्लस क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। 30 प्लस क्वेश्चन रिपीटेड है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल को आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आ जाए, ठीक है। ऐसे मिला के ये 4 to 5 क्वेश्चन बनते हैं। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आप मिनिमम मान लीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम 3 मान लीजिए, 4 to 5 तो बहुत मैक्सिमम है। 3 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान ही लीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी से कैसे ना कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये 30 प्लस रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने खुद देखे हैं पिछले 10 सालों में, कि 30 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीट हुए हैं। और वो सारे क्वेश्चन हम इसी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो बचे हुए 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, उनमें से भी कभी ना कभी वो रिपीट हो सकते हैं आगे एग्जाम्स में। तो अब हम देख लेते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया इस चैप्टर का जो भी है। अब हम नया ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेमोरी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम समझेंगे मेमोरी होती क्या है।
ये हमारे कंप्यूटर का एक स्टोरेज मीडिया है और ये हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपना डाटा स्टोर करते हैं जो कि स्टोरेज मीडिया के अंदर आता है। जो भी आप फाइल वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वो अपने कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। मेनली ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टोरेज मीडिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कंप्यूटर के लिए। अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट नहीं करेगा, बिकॉज इसकी फाइल्स है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी। जब तक अगर मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा, बूट नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिक बात है, आप लोग समझ लीजिए, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। फिर हम आगे जो है मेन चीज जो है इसका स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ढंग से, एकदम फ्रेश तरीके से। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो दोस्तों हम लोग जो इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इसकी जो हायरार्की है, कंप्यूटर की जो मेमोरी की हायरार्की है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हायरार्की देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगी, मैग्नेटिक टेप। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये हायरार्की है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, एंड देन अपना आता है सीपीयू। ये सिंपल मेमोरी हायरार्की है। आप लोगों को मतलब जैसे कि एक हायरार्की का मतलब मैं आपको समझाता हूँ हायरार्की होती क्या है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सबसे बड़े आपके दादाजी हैं, फिर दादाजी के पिताजी मतलब आपके पापा, फिर पापा के बच्चे। ये घर की हायरार्की है, ठीक है। अगर आपको इस एग्जांपल से समझ नहीं आता तो मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। आप लोग अपने मोबाइल फोन में एक फोल्डर बनाते हैं, ये मान लीजिए फोल्डर एफ है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग दो फोल्डर बना लेते हैं, जैसे एक 2 नंबर और एक 3 नंबर। इस फोल्डर के अंदर भी आप एक फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर भी आप एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर आपको छुपाने के लिए मान लीजिए एक फाइल बना लिया आपने। तो दोस्तों ये जो पाथ है ना इस फाइल तक आने का, ये हायरार्की है। तो दोस्तों ये हायरार्की है, ये आप लोग समझ आ जानी चाहिए। इस फोल्डर के अंदर ये दो फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर फाइल वगैरह, ये हायरार्की है, ठीक है। इससे ज्यादा दोस्तों कोई और एग्जांपल नहीं हो सकता हायरार्की का। और सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं एक चीज हम लोग देख लेते हैं। आप लोग यहां से ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखोगे, आप लोगों को यहां से लगेगा ऐसे नीचे जाएंगे जब तक हम, ये क्या है, साइज जो इसका है छोटा होता गया है, ठीक है। और हम लोग यहां से ऊपर जाएंगे, यहां से हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को यहां पे ऐसा लगेगा कि ये देखो इसकी स्पीड जो है बढ़ती चली गई है, ऊपर से ऊपर कम थी, यहां पे मैं लिख देता हूं लेस स्पीड, ठीक है। ऊपर कम थी स्पीड, यहां पे मैक्सिमम स्पीड। देखिए यहां से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा जो फास्ट होगा हमारे कंप्यूटर के अंदर वो होगा सीपीयू। सीपीयू की मेमोरी होगी वो सबसे ज्यादा फास्ट होगी। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखी होगी, वो जिसके अंदर हम अपने उंगली लगा के ऐसे घुमाते थे, ठीक है। वो मैग्नेटिक टेप होती है जिसमें हम रिकॉर्डेड करते थे सीडी, कैसेट जिसको कहते हैं कैसेट, ठीक है। कैसेट स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रही अभी कैसेट की स्पेलिंग, ठीक है। तो कैसेट, यहाँ मैं उसको डायग्राम बनाया था एक छोटा सा, इसके अंदर ऐसा होता था, इसके अंदर लगे होते थे, हम लोग उंगली से घुमाते थे और यहाँ पे जो टेप लगी होती थी उसको मैग्नेटिक टेप बोलते थे, ठीक है। ये डायग्राम है कैसेट का, ठीक है। उसका मैग्नेटिक डिस्क जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। अभी हार्ड डिस्क के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा इसी चैप्टर में थोड़ा आगे जाके, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल
डिटेल में समझेंगे हार्ड डिस्क में कैसे वर्क होता है। फिर उसके बाद आती है मेन मेमोरी हमारी, वो उससे ज्यादा फास्ट होती है। फिर आती है कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है, इसलिए ये कंप्यूटर्स के अंदर 256 केबी से 2 MB तक होती है। और जो आप महंगे कंप्यूटर ले लेंगे, मिनिमम बेसिक जो कंप्यूटर आते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए 2 MB तक की डाली जाती है उसके अंदर। और इससे अगर आप और ऊपर कंप्यूटर ले लेंगे तो अब तक 5 या 6 MB भी आने लगी है इसके अंदर, ठीक है, कैशे मेमोरी। और उसके बाद जो सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद फास्ट होता है सबसे ज्यादा सीपीयू, सीपीयू की मेमोरी जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, बिना सीपीयू के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, तो इसकी मेमोरी है जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो अब हम इसको, ये आपने हायरार्की यहाँ पे पूरी समझ लिया किस तरीके से वर्क करती है हायरार्की, ठीक है। अब हायरार्की को मैंने एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दिया है, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से पता चल चुका होगा मेमोरी हायरार्की क्या होती है। तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नहीं लेना तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको चैप्टर को डिटेल में समझ लेते हैं। हायरार्की को मैंने आपको समझा दिया है। अब हाँ जी, तो देखिए मेमोरी के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट से डिवाइड है। एक होती है मेन, या इसको आप प्राइमरी भी कहते हैं, एक होती है सेकेंडरी, इसको आप ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी है, ठीक है। इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे रैम के बारे में, रोम के बारे में, ये किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है, मेनली इसके अंदर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप एक्सटर्नल आके भी लगा सकते हैं, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कम पड़ जाती है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। तो उसके भी हम जितने भी टाइप्स हैं वो सब लोग सारे टाइप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, रैम और रोम, ये किस किस तरीके की होती है, इनको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से हमारे आए हैं, रैम और रोम से, कि किस तरीके से इसको इरेज करते हैं, किस तरीके से वर्क करती है, क्या एस रैम होता है, क्या डी रैम होता है, ये सब लोग हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और कम क्वेश्चन जो है यहाँ से आए हैं, बिल्कुल लेस क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मेमोरी साइज पर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है मेमोरी साइज को मैं आपको 1 बाइट से लास्ट तक 1 डाटा बाइट तक, या इसके भी आगे जो भी होगा मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि किस तरीके से ये मेमोरी फंक्शन यहाँ पे काम करते हैं और किस तरीके से इसको जो है मेजर करने के लिए रखा गया है, इन यूनिट्स का किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, ये सब कुछ हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैम और रोम को, जो कि मेन मेमोरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेनली मेन मेमोरी टिकी भी इसी पे होती है। इसी में से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, विद एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं चैप्टर समझा दूंगा। हाँ जी, तो प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में हम डिस्कस करेंगे रैम, रोम, बिल्कुल आप लोगों को डिफरेंस बता दिएंगे, ठीक है। और हम लोग किस तरीके से इसको समझेंगे वो चीज हम देख लेते हैं। रैम, रोम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये दोनों की मेन फुल फॉर्म्स है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती हैं। आप लोग थोड़ा सा इस पर कंसिडर करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी, बहुत इजी मेमोरी इनकी फुल फॉर्म्स है।
देन रैम को स्टार्ट करते हैं। रैम ये हमारे जो कंप्यूटर में स्पीड प्रोवाइड करती है, ठीक है, और रोम हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज प्रोवाइड करती है। ये चीज हम ध्यान से देख लेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास कंप्यूटर है एक, ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों ने रैम नहीं लगाई, ठीक है, रैम नहीं लगाई, आपके पास कंप्यूटर है, पहली बात तो इसको बूट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज क्योंकि जो हमारी रैम है ना, ये इस रोम से फाइल्स उठाती है, रैम के अंदर डालती है, रैम के अंदर ये सारी फाइलें रीड होती हैं, चेक होती हैं, फिर उसके बाद बूट होती हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में रैम नहीं होगी तो ये स्टोरेज मीडिया है जो रोम है, मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में एक फोटो है, ठीक है, उसको डबल क्लिक करके ऑन किया और आपके कंप्यूटर में मान लीजिए कुछ घंटों बाद ये बिना रैम के आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी हो गया, ठीक है, बाई चांस, तो अगर आपने फोटो को स्टार्ट किया, फोटो तो कुछ केबीज की होती है, ठीक है, वो इंस्टेंट खुल जाती है हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल्स में। अगर रैम नहीं होगी तो ये 2 से 3 घंटे लगा देगी खुलने में, ठीक है, ये देखी हुई बात है, 2 से 3 घंटे लगा देगी, बिकॉज अपने रोम को रैम के तरह भी यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से ये 2 से 3 घंटे लगा देगी, और ये बहुत स्लो होती है और ये फास्ट होती है। इसके कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा स्लो होती है और ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है रैम। आप लोगों ने यहाँ पे फोटो खोली, 2 से 3 घंटे लग गए। अगर आपके कंप्यूटर में रैम लगी होगी तो इस फोटो को खुलने में 3 से 4 सेकंड के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्यूटर में, या 3 सेकंड में मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। अगर फास्ट रैम लगी होगी, मान लीजिए DDR4 या 5 लगी हुई है, सो ऑन, तो ये 1 सेकंड से भी कम टाइम लेगी खुलने में। क्लिक करते ही ओपन हो जाएगी, जैसे आपके मोबाइल में ओपन हो जाती है। देन ये छोटी सी बात है रैम। अब इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे हम, किस तरीके के टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा मेमोरी पे मतलब रोम पे नजर मार लेते हैं, ठीक है। ये आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ये रैम है ना, ये सिर्फ ये इलेक्ट्रिकली रैम है, बिजली जाने के बाद ये आप कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देते हैं तो यहां से डाटा डिलीट हो जाता है आपका, ठीक है, यहां से डाटा आपका डिलीट हो जाता है रैम में से। अगर आप रोम में कोई डाटा स्टोर कर रखा है, मान लिया आपने एक वीडियो फाइल स्टोर कर रखी है, ठीक है, ये आपकी एक वीडियो फाइल है, अगर आपने रोम के अंदर स्टोर कर रखी है, अगर यहाँ पे लाइट चली जाती है, किसी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। और एक चीज ध्यान से सुनना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, स्टोरेज मीडिया, ठीक है, अगर आप मान लीजिए इस ड्राइव से इस ड्राइव में कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बाई चांस आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, पीछे से लाइट चली गई, यहां से ऑफ हो गया, जो भी आपका वर्क रैम के अंदर चल रहा होगा वो तो डिलीट हो जाएगा, जो भी आपका वर्क स्टोरेज के अंदर चल रहा होगा, ठीक है, वो एज इट इज लाइट आने के बाद भी चालू रहेगा। ये अगर आपको ट्राई करना है तो आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है, ये काम चलता रहेगा। आप लोग एक काम करिएगा, 2 फाइल्स को कॉपी होने में लगा दीजिए, या कुछ भी आप डाउनलोडिंग कर, एक काम कीजिए सिंपल, आप क्रोम खोल दीजिए, क्रोम खोलने के बाद पीछे से प्लग से तार निकाल दीजिए, ठीक है, लाइट चली गई, कट ऑफ हो गया, फिर उसके बाद आप 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद उसको वापस से लगा दीजिए उसमें, ठीक है, मैं दावा करता हूं आपका क्रोम वैसा का वैसा ही खुला होगा। अगर ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है, ठीक है, तो आपका जो डाटा स्टोर है, जो आपके स्टोरेज में जो वर्क चल रहा है वो वैसा का वैसा बने रहेगा, ठीक है, और रैम से डाटा डिलीट हो जाएगा और रोम में वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, यहाँ से डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। मेनली अगर ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है तो थोड़ा सा डाटा इस रैम में भी स्टोर बना रहता है, बिकॉज इसके जो सेल्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बनी रहती है, ताकि ये सिर्फ उतना ध्यान रख सकें कि हमारे पास क्या काम चल रहा था, और हमें ऑटोमेटिक कट ऑन होने के बाद हमें कहां से काम शुरू करना है, ये चीज इसके जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो चीज देखते हैं। इसको जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो ये चीज देखते हैं कि हमें कहां से वापस अपना वर्क स्टार्ट करना है,
ठीक है, ये बात होती है ऑटोमेटिक कट ऑफ की। अगर आपके मान लीजिए आप तार निकाल के देख लीजिए, आपका डाटा वैसा का वैसा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, मैं कोई क्रोम में कंप्यूटर में काम कर रहा होता हूँ, बाई चांस लाइट चली जाती है तो उसके बाद ये वैसा का वैसा ही चलता रहता है। ठीक है, और एक चीज और हुई थी मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक स्टॉप वॉच चला रखी थी कंप्यूटर के अंदर, स्टॉप वॉच। ठीक है, कंप्यूटर हो गया बंद, 1 घंटे बाद लाइट आई, 1 घंटे बाद स्टॉप वॉच में उस टाइम 3 आवर हो चुके थे। ठीक है, जब 1 घंटे बाद चालू किया तो 4 आवर हो चुके थे। ये चीज इसके ट्रांजिस्टर्स में चल रही थी। ठीक है, 4 आवर्स हो चुके थे, मुझे लगा कि अब ये ऑफ हो जाएगा, मेरे 3 आवर जो मैंने काम किया है, ठीक है, स्टॉप वॉच चलाने में वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर चालू होने के बाद ये 3 से 4 हो चुके थे, क्योंकि 1 घंटे बाद लाइट आई थी। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजिशन में जो है इसका वर्क स्टोर था और वहां पे इस काउंटिंग चल रही थी। इसका मेन मतलब ये है। अब हम लोग रैम को डिस्कस कर लेते हैं, कितने पार्ट्स है इसमें और किस तरीके से इसके पार्ट्स वर्क करते हैं। तो हम रैम को डिस्कस कर लेते हैं। रैम, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी सिंपल फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम से आपका मेन मतलब पता चल चुका होगा यहाँ से कि रैंडमली कोई भी चीज इसके अंदर आ रही है और इसको एक्सेस कर रही है। ठीक है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एस रैम, डी रैम। इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं, एस रैम, डी रैम। एस रैम की फॉर्म होती है स्टैटिक रैम और रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी की डायनेमिक रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम दोनों का फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं कि दोनों कैसे काम आते हैं। एस रैम जिसके अंदर स्टैटिकली सेव हो जाता है। मान लीजिए आपने पुराने मोबाइल्स देखे होंगे, कंप्यूटर्स देखे होंगे, उसके अंदर होता क्या था कि रैम के अंदर ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे बने नहीं होते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि रैम मान लीजिए 2 GB की है। ठीक है, इसके अंदर ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। आपने कोई ऐप स्टार्ट किया, ये स्टैटिक रैम के अंदर यहाँ पे जाके अपनी जगह घेर लेगा। आपने इसको हटा दिया, इसकी जगह अभी भी इसके अंदर घिरी हुई है, ये स्टैटिक रैम है। ठीक है, कोई और आपने इंस्टॉल किया, कोई और स्टार्ट किया तो रैम फुल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन करने के बाद यहाँ से जो है डाटा डिलीट होगा, फिर वापस से आपकी जो स्टैटिक रैम है वापस से वर्क करना चालू करेगी। बिकॉज है तो ये रैम, बिजली जाने के बाद डाटा तो इसमें से डिलीट होना ही है, आगे स्टैटिक रैम है। ठीक है, आप लोगों को आई होप स्टैटिक रैम समझ आ चुकी होगी। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, स्टैटिक रैम ऐसे कोई नहीं समझाएगा, और शायद ही किसी को पता हो कि स्टैटिक रैम कैसे वर्क करती है। तो मेनली बेसिक मैंने बता दिया है। ठीक है, और ये तो कोई नहीं बताता कि बिजली जाने के बाद स्टैटिक रैम से भी डाटा डिलीट होता है। लोग ये बता देंगे कि रैम में डाटा बना रहता है, यहाँ पर ये डाटा बना हुआ है। ठीक है, स्टैटिक रैम के अंदर भी डाटा डिलीट होता है, लेकिन आप जब शट डाउन कर दोगे, उसको ऑफ कर दोगे, बिजली निकाल दोगे उसमें से, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांजिस्टर में इसकी बिजली बनी हुई है, तब तक इसका डाटा डिलीट नहीं होगा एस रैम का। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्टैटिक। डायनेमिक रैम, अब जो हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में लगी होती है, ये डायनेमिक रैम लगी होती है क्योंकि हम कोई भी ऐप रिसेंट से उड़ाएंगे, ठीक है, तो वो ऐप देखोगे आपके वापस से शुरू होता है, शुरू होता है, ताकि वो ये ना डायनेमिक रैम लगी होती है। और इसके अंदर एक बार ये 2 GB की रैम मान लो भर गई, ठीक है, उसके बाद आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा। मान लीजिए पहले के जो मोबाइल्स आते थे उसमें रैम लगी होती थी 256 MB, ठीक है, पहले ये रैम भी बहुत होती थी, 256 MB रैम लगी होती थी। उसमें अगर आपको टेम्पल रन खेलनी है तो इसको एक बार शट डाउन करना पड़ता था, इस मोबाइल को शट डाउन करना पड़ता था। और वो जो पहले के मोबाइल थे उसमें रीसेंट का जो ऑप्शन होता था वो नहीं होता था, क्योंकि इसमें स्टैटिक रैम लगी होती थी। 256 मेमोरी अगर आपको स्टार्ट करना है टेम्पल रन,
तो ये शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पहले यही मोबाइल था, तो मैं इसी में से ऐसे ही टेम्पल रन चलाता था। ठीक है, जब से आई ये डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम के अंदर होता क्या है, ये डायनेमिकली चेंज होती रहती है। आप मान लीजिए इसमें भी ब्लॉक ऐसे बने होते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक ही आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बने होते हैं, इसके अंदर मान लीजिए फुल भी आती है और किसी को रिसेंट से उड़ा देते हैं। ठीक है, तो वो जगह यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगी, उसकी जगह आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। रिसेंट से मान लीजिए आपने 3 ऐप ओपन कर रखे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, 3 ऐप आपने ओपन कर रखे हैं। तीनों में से आप लोग मल्टीटास्किंग के अंदर तीनों ऐप एक साथ भी चला सकते हैं या एक एक करके भी चला सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये फीचर नहीं था, इसके अंदर एक एक करके ही चलता था सारा सामान। एस रैम के अंदर एक एक करके ही फाइल्स ओपन करता था। पहले अगर आपने वर्क करना है इसके अंदर तो इसके अंदर ही कर सकते थे। होम बटन जाएंगे, मेमोरी फिल हो जाएगी। अगर मेमोरी फुल हो चुकी है तो आपको मोबाइल शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, और तभी मोबाइल जो है स्मूथ चलता था, तब जब हम उसको शट डाउन करके ओपन कर लेते थे। ठीक है, और ये बहुत प्रॉब्लम देती थी रैम। और उसके बाद डी रैम, इसके अंदर आप गूगल चलाना चाहे तो गूगल चला सकते हैं। अगर आप तीनों एक साथ चलाना चाहें तो तीनों एक साथ भी चला सकते हैं। और अगर आपकी मेमोरी फुल हो रही है, आपको लग रहा है कि आपका फोन है जो लैग कर रहा है या आपका कंप्यूटर लैग कर रहा है, तो आप इसकी जो है रनिंग स्टेट्स है इनको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो ब्लॉक खाली हो जाएगा और इसके अंदर आप दूसरा ऐप रन करा सकते हैं। ये एस रैम और डी रैम है। ठीक है, आई होप आप दोनों को ये दोनों रैम समझ आ चुकी होंगी, एस रैम और डी रैम। बस एस रैम इतनी ही है, एस रैम और डी रैम। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे मेमोरी को। ठीक है, जो रोम होती है अब उसको डिस्कस हम कर लेते हैं। एक चीज और रैम के बारे में थोड़ी सी एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक जितने भी टाइप्स आ चुके हैं रैम के, ठीक है, DDR1 से DDR5 रैम, ये लेटेस्ट रैम है। ठीक है, और जो मेनली जो कंप्यूटर्स में लगी आती है, ये तो बहुत कम कंप्यूटर्स, जो महंगे कंप्यूटर्स होते हैं उनमें लगी हुई आती है DDR5, और जो बेसिकली कंप्यूटर्स में लगी हुई आती है या जो आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है इस टाइम के मामले में 2021 में। ठीक है, ज्यादातर कंप्यूटर्स DDR4 को एक्सेप्ट करते हैं, DDR4 रैम को। अगर आप DDR4 से कम डालोगे तो आपको एरर दिखा देगा कि रैम टाइप नॉट सपोर्ट। ये इसके टाइप है DDR1, 2, 3, 4। अब लेटेस्ट है जो DDR5 है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लेटेस्ट रैम है ये DDR5 है इस टाइम की, 2021 तक की, और ये बहुत कम कंप्यूटर्स में आती है। हो सकता है 2-3 साल तक ये DDR5 ही चलती रहे। और अभी तक DDR6 भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक पीसीओ में, कंप्यूटर्स में नहीं आई है। मेनली जो कंप्यूटर्स में लगाई जाती है, जो महंगे कंप्यूटर्स होते हैं 1 से 1.5 लाख के बीच में, तो ये DDR5 रैम ही लगाई जाती है, ताकि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। DDR4 से तो कई गुना ज़्यादा फास्ट होती है ये। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये हमारे कंप्यूटर को स्टोरेज प्रोवाइड करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद डाटा स्टोर रहता है। ये मेनली इसके 3 काम है। ठीक है, डाटा स्टोर करती है, ये हमारे कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा मेमोरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जितनी मर्जी भी आप स्टोरेज इसमें लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद इसमें डाटा स्टोर रहता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स, कि ये कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके टाइप्स। ऑफ रोम, रोम के टाइप, पहला है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। इसके 3 टाइप्स हैं। ये तीनों टाइप्स को आप समझ लेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम। रोम की फुल फॉर्म आपको बताइए, रीड ओनली मेमोरी। देन ये है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल
आप साथ के साथ भी इसके नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे इसके डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा वहां पर, ठीक है। उसको आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और डबल EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी एग्जाम्स के अंदर पूछ सकते हैं। पहला, ये PROM क्या होती है? PROM को आप लोगों को समझना है। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगी है, ये इसके अंदर सेक्टर्स हैं इसके, ठीक है। आपने एक इमेज उठाई, आपकी एक अच्छी सी इमेज उठाई और इसके अंदर सेव कर दी, ठीक है। आप लोगों ने इमेज इसके अंदर सेव कर दी, ये जाके इसका ये ब्लॉक पूरा फिल कर देगी एक, ठीक है। ब्लॉक फिल करने के बाद जब आप इसको डिलीट करने जाओगे तो ये डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्रामेबल रोम है और इसके अंदर ये प्रोग्राम आपने एक कर दिया है। इसके अंदर आप और एक अपनी प्यारी सी इमेज उठाओगे, वो भी स्टोर हो जाएगी, एक और उठाओगे, एक और पूरी फैमिली एल्बम इसके अंदर बना दोगे, तो ये इसके अंदर बिल्कुल सेव हो जाएगी। इसका मैं एग्जांपल आपको एक देता हूँ, ये प्रोग्रामेबल रोम का। आपके घर में DVD आती होगी जिसमें आप पहले मूवीज देखा करते थे, DVD, ये प्रोग्रामेबल रोम होती थी, ठीक है। ये इसका एक बेसिक एग्जांपल है। और इसके बाद बहुत सारी DVDs आती हैं और बहुत सारी स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड होती है, ठीक है। अगर आप ब्लैक DVD लाते हैं, उसके अंदर आप कुछ डाटा डालते हैं अपना, ठीक है, तो उसके बाद उसका आप डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर और डाल सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते उसमें से। एक बार डल गया बस। उसके बाद आती है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसको आप समझ सकते हैं, इसके नाम से पता चल रहा होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसको आप इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, ये कंप्यूटर के आपकी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर आपने एक फोटो डाली, ये 3-4 फोटो डाल देता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी यहाँ पे फुल हो रही है, पूरा हार्ड डिस्क भर जाती है, तो आप लोग इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके मतलब ये डबल EEPROM क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रिकली और इरेजेबल में क्या मतलब डिफरेंस है और ये कैसे काम करती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको आप इरेज कर सकते हैं UV रेज से। UV रेज, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, जो सन से जो रेज आती है उससे आप डिलीट इसको कर सकते हैं। सन की रेज से ये डिलीट होगा और इसका एक डिवाइस आता है, उसके अंदर इस रोम को रखा जाता है और उससे ये डिलीट हो जाता है, ये इरेज हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा बकवास रैम थी, मेमोरी थी, यही बहुत बकवास, क्योंकि कौन डिवाइस लाएगा, कौन इसको स्टोर करेगा। ये जो कंप्यूटर्स कंपनी थी उन्होंने बहुत सोचा कि हम लोग क्या करें, तब उन्होंने तो इसका जो सबसे अपडेट वर्जन है, जो आपके मोबाइल फोन्स में भी हर जगह आजकल यही रोम लगी होती है, डबल EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली मतलब आपके फोन में बैटरी लगी है, तो मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है आपके मोबाइल को, ठीक है। आपके कंप्यूटर में आपने प्लग के अंदर कंप्यूटर को बिजली देने के लिए आउटपुट लगाया है, ठीक है, तो वहां से आउटपुट आ रहा है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। जैसे आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये चीज डिलीट हो जाएगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये एग्जांपल आप जब मर्जी जितने मर्जी बार इसको डिलीट कर सकते थे। एक और लिमिटेशन है इसकी इसके अंदर तो बस एक बार प्रोग्राम होगा, ठीक है। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की। इसके अंदर आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से ऐसा कुछ होता है 15 टाइम्स ही इसको इरेज कर सकते हो UV रेज से। उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी। इसको आप जब तक ये खराब नहीं हो जाती मेमोरी, तब तक आप इसको इरेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, रजिस्टर्स लगे होते हैं, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है और ये खराब नहीं होते। और जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता, तब तक आप इसको यूज कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो कितनी मर्जी बार। आपके मोबाइल फोन में, कंप्यूटर्स में यही रैम लगी होती है, मेमोरी लगी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम को। अदरवाइज ये डाटा गलत भी हो सकता है। अगर ये सही हुआ तो मैं यही छोड़ दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन मत चेक करना। जैसे डाटा अगर ये होता है तो एक भी बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर जो भी सही होगा मैं आपको ये बता दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक्चुअली मुझे ये डाटा थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। 10 से तो है, लेकिन आगे जो है 15 मुझे नहीं पता, ये कितना भी हो सकता है पीछे।
ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखा दूंगा कि कितना होता है, तो वहां से आप लोग चेक कर लेना एक बार इस डाटे को। और ये इलेक्ट्रिकली ये तो अनलिमिटेड है, जब तक आपकी मेमोरी नहीं हो जाती, जब तक आपकी मेमोरी ब्रेक नहीं हो जाती। ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा आगे और जाएंगे, थोड़ी कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और ये फ्लैश ड्राइव, स्टोरेज मीडिया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक रोम के बारे में एक छोटी सी चीज और है। इसके 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है, उन तरीके से भी यूज हो सकते हैं। अब इसके जो परफेक्ट एग्जांपल्स हैं वो तो मैंने आपको एक तरीके से बताया था कि इसके अंदर आपने फोटो डाली और इरेज कर दी, ठीक है। ये एक्चुअली ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है इसका। जो इसका परफेक्ट एग्जांपल है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोग्रामेबल रैम कहाँ पर यूज होती है, तो इसका पहला एग्जाम्पल है वीडियो गेम कंसोल में। जो GTA 5 वाले वीडियो गेम्स आते हैं प्लेस्टेशन वाले, उसमें वीडियो गेम कंसोल्स में यूज होती है। दूसरा, जो पहले के मोबाइल फोन्स आते थे उसमें प्रोग्रामेबल रोम होती थी। उसमें एक टाइम प्रोग्राम करके आप लोगों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता था और वैसे ही आप लोग उसको यूज करते रहते थे, बस उसको रीसेट कर सकते थे, ठीक है। ये नहीं कि उसमें से इरेज कर दोगे आप डाटा, रीसेट कर सकते थे, इरेज नहीं कर सकते थे। देन थर्ड नंबर पर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देख लो, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में कोई इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, उसके अंदर पी रोम लगी होती है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद ईपी रोम, इसको आप यूवी ईपी रोम भी बोलेंगे, बिकॉज ये अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज होती है, तो इसका नाम, इसको ये भी बोल सकते हैं यूवी ईपी रेज, यूवी ईपी रोम भी आप इस लोगों को बोल सकते हैं, ठीक है। इस रैम का अलग नाम ये है। देन इसका कोई भी एग्जांपल है नहीं, बिकॉज अब हम बात कर लेते हैं डबल ईपी रोम की। डबल ईपी रोम कहाँ पे यूज होती है और किस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। डबल ईपी रोम आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कंप्यूटर चलाता है इस टाइम, उसको पता होगा कि हमारे कंप्यूटर में एक बायोस नाम की एक चीज होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस नाम की एक चीज होती है। तो बेसिकली डबल ईपी रोम इसी को हैंडल करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। कुछ पुराने कंप्यूटर्स होंगे, मैं आपको बता देता हूं, कुछ पुराने कंप्यूटर्स होंगे उसके अंदर बायोस लगा होगा, ठीक है। वो बायोस अपडेट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अपडेट नहीं हो सकता। वो बायोस यहाँ पर अपडेट नहीं हो सकता। और जो भी अब बेसिकली जो कंप्यूटर आते हैं, नए कंप्यूटर आते हैं, उनके अंदर बायोस लगा होता है डबल ईपी रोम का, ठीक है। और इस बायोस को जितनी बार भी कंपनी की तरफ से अपडेट आएगा, आप लोग इस अपडेट को ले पाओगे और इसके अंदर जो नए नए वर्क्स हैं वो कर पाओगे, ठीक है। ये छोटी सी स्ट्रक्चर है, ये भी आप देख लीजिए। ये मेनली पी रोम के एग्जांपल्स पूछ सकते हैं आपसे, इसका अनदर नेम पूछ सकता है, और डबल ईपी रोम कहां पर यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, ये पूछ सकता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी क्या होती है, और जितनी भी मेमोरी आई है उनके स्टोरेज टाइप क्या होते हैं, साइज क्या होती है, ठीक है। हम वो चीज सारी डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, कहां पर लगी होती है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है। कैशे मेमोरी क्या चीज होती है? कैशे मेमोरी ये एक बफर मेमोरी है। कैशे मेमोरी एक बफर मेमोरी है, ठीक है। ये फास्ट होती है और ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। किससे? रैम से। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है रैम से बहुत ज्यादा। तभी इसका साइज जो है मैं बता देता हूँ कितना साइज आता है। ये आता है 256
KB से अगर आप 40,000 तक का कंप्यूटर लोगे तो उसमें 2 से 3 MB ये स्टोरेज होगा। ठीक है, कैशे मेमोरी की ये स्टोरेज होती है, बफर मेमोरी होती है। सबसे पहले रैम से डाटा यहाँ तक आता है, ठीक है, फिर यहाँ से स्टोरेज वगैरह प्रोसेसिंग होकर आपको दिख जाता है, ये होती है। और ये प्लेस कहाँ पर होती है, ठीक है, इसकी आपको प्लेसिंग देखनी है। ये प्लेस कहाँ पर होती है, ये होती है आपके रैम और CPU के बीच में ये प्लेस होती है। ये आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कैशे मेमोरी प्लेस कहाँ पर होती है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये रैम और CPU के बीच में प्लेस होती है। तो ये हमारी कैशे मेमोरी है। यह इस तरीके से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कैशे मेमोरी क्या है, और इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ आ चुकी होगी। ये एक तरीके की बफर मेमोरी है, फास्ट है, रैम से एक्सपेंसिव है, और इसका साइज जो बेसिक कंप्यूटर्स में आता है, जो घर में हम कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके अंदर ये साइज लगा होता है। और आप लोग देखोगे कि आप लोग मान लीजिए कोई CPU लेने जाते हैं, कोई प्रोसेसर लेने जाते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए CPU क्या चीज होती है। ये एक कैबिनेट बना दिया मैंने, ठीक है, मान लीजिए एक कैबिनेट है, ये इसका पंखा लगा है, ये एक कैबिनेट है, ठीक है। इसको हम CPU नहीं बोलेंगे, ये बिकॉज ये कैबिनेट है, लोग इसको CPU बोल देते हैं। ये कैबिनेट होता है, ये CPU नहीं होता। CPU क्या होता है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर लगाने की जगह होती है, और जो प्रोसेसर लगा होता है, यहाँ पर मान लीजिए प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये चीज CPU होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU लेते टाइम एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर CPU के साथ एक GPU भी होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका साइज भी इसी पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस जनरेशन का इसको परचेज करते हैं। आज के टाइम में मिनिमम आपको GPU मिलेगा 1 GB 2 GB, ठीक है। ये बेसिक GPU होता है, इसके अंदर आप लोगों को GPU मिलेगा। आप लोगों को आई होप समझ आ चुका होगा कैबिनेट और एक CPU का अंदर का बीच का मतलब। ये एक तरीके का मदरबोर्ड है, इसके अंदर रैम लगी होगी है, आपका सीमो सेल लगा होगा, आपका ग्राफिक कार्ड लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। ग्राफिक कार्ड को भी GPU बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्राफिक कार्ड को GPU बोलते हैं, और GPU इसके अंदर भी लगा होता है। अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जो हमारी डिस्प्ले पर जो हमारी वीडियोस ऑडियो चलती है, ठीक है, उसको ये प्रोसेसर ही रेंडर करके आप लोगों को आउटपुट देता है। ये चीज आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, कैशे मेमोरी क्या चीज होती है, CPU क्या चीज होती है, और रैम और CPU के बीच में कैशे मेमोरी को प्लेस किया जाता है, ताकि अगर इसको दूर प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, और इसके पास प्लेस करेंगे तो यहाँ तक जाने में टाइम नहीं लगेगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आजकल आपने सुना होगा कि ये 8nm प्रोसेसर है, ठीक है, ये 9nm है, ये 7nm है, ठीक है, प्रोसेसर है। तो ये nm का क्या मतलब होता है, ये नैनोमीटर होता है, ठीक है, नैनोमीटर होता है इसका मतलब। और ये 9 7 8 क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए कि अगर कोई भी कंप्यूटर में 7nm का प्रोसेसर लगा है, 7nm का, तो वो फास्ट होगा 8nm वाले प्रोसेसर से, ठीक है। जितना इसका नंबर कम होता जाएगा उतना ज्यादा फास्ट होता जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, स्नैपड्रैगन 888 का लेटेस्ट प्रोसेसर है, 5G का वॉइस का प्रोसेसर है। इसके अंदर प्रोसेसर यूज किया गया है 6nm और 5nm, ठीक है। और जो इससे पहले प्रोसेसर आया था 865, इसके अंदर यूज किया गया था 6nm, ठीक है, इसके अंदर 5nm यूज किया गया है, ठीक है। तो ये इससे बहुत ज्यादा फास्ट है। और मान लीजिए आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ स्नैपड्रैगन, मुझे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा पता है, और बाकी जो प्रोसेसर आते हैं वो भी अच्छे प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन का एग्जांपल देता हूँ, स्नैपड्रैगन 730 जी, इसके अंदर 7nm का प्रोसेसर यूज किया गया है,
ठीक है। 7nm का मतलब होता है कि इसके जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं इसके बीच में, ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनका जो बीच का गैप है ये 7nm है, ठीक है। ताकि इस ट्रांजिस्टर से बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको, और इस ट्रांजिस्टर तक डाटा भेजने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे और ज्यादा प्रोसेसिंग ना लगे, इसलिए इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा कर दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, जितना ये साइज छोटा होता जाएगा, जितने ट्रांजिस्टर पास पास आते जाएंगे, उतनी ही कंपनियां इसका नाम बढ़ाती जाएंगी, स्नैपड्रैगन 888, स्नैपड्रैगन 999, स्नैपड्रैगन 1000, ठीक है। उस तरफ से महंगे होते जाएंगे क्योंकि इनको बनाने का कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा आता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्रोसेसर्स होते हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल्स में प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 845, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है, चलो अच्छी बात है, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है, ठीक है। कंपनी ने काम किया, थोड़ा सा नया प्रोसेसर निकाल दिया स्नैपड्रैगन 720, ठीक है। इसके नंबर्स पे कभी मत जाना कि स्नैपड्रैगन 720 है ये इससे फास्ट होगा, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये 8 सीरीज का है, ये 7 सीरीज का है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि अगर ये 720 प्रोसेसर है तो अगर इसका NM6nm प्रोसेसर अगर यूज कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और ये इससे पहले आया और ये बाद में आया है, तो बेसिकली ये ज्यादा फास्ट होगा ना कि ये। समझ आ रही है मेरी बात? ये कम फास्ट होगा और ये ज्यादा फास्ट होगा, बिकॉज इसमें 6nm प्रोसेसिंग जो पावर लगी है वो इसके ट्रांजिशन का गैप बीच में 6nm है, और इसका जो है वो 7nm है क्योंकि ये पहले आ चुका है और ये बाद में आया है, तो इसका ये ज्यादा फास्ट होगा बिकॉज इसके अंदर इसका गैप देखा जाता है कि प्रोसेसर कितने nm पे वर्क कर रहा है। बेसिकली आप कोई प्रोसेसर लेने जाएंगे उसके आप नंबर्स पे कभी मत जाना, उसके नाम पे कभी मत जाना, ठीक है। जैसे स्नैपड्रैगन, आप लोगों को मेन चीज प्रोसेसर लेते टाइम क्या देखनी है, वहां पर देखनी है उसके अंदर मेमोरी कितनी है, कैशे मेमोरी कितनी है, ठीक है। अगर ये कैशे मेमोरी 4 to 5 MB हो, वेल एंड गुड है, आंख बंद करके ले लेना। अगर आप लेने गए कि उसके अंदर 7nm है, 6nm है गैप, या 5nm है, सबसे लेटेस्ट इस टाइम चल रहा है 5nm वाला, तो आप लोग ये ले सकते हैं और ये इससे स्लो होंगे, लेकिन ये भी फास्ट होंगे किससे, 11nm वाले प्रोसेसर से। इसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन 662, ये 11nm प्रोसेसर बना हुआ है, इसका बेसिक एग्जांपल है। आई होप आपको कैशे मेमोरी और प्रोसेसर वगैरह समझ आ चुका होगा। यहाँ पर सीपीयू क्या चीज होती है इतने डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस कर दिया है। अब हम एक चीज, छोटी चीज देखेंगे, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। और हमारे कंप्यूटर्स में किस तरीके से यूज होती है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, छोटा सा, एक 1-1.5 मिनट का टॉपिक है ये। वर्चुअल मेमोरी हम लोग देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है, ये इसके ट्रांजिस्टर, ये सेट्स है। वर्चुअल मेमोरी होती क्या चीज है, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है, ये 2 GB रैम लगी है आपके कंप्यूटर में, 2 GB रैम है। अगर आप लोगों को कोई हैवी काम करना है, मान लीजिए वो 2 GB से आगे का काम है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपने इंस्टॉल किया 512 MB ले लिया, ये विंडोज 7 है, 512 MB इसने इसकी रैम ले ली, आपके पास बची 1.5 GB रैम। और कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आप लोगों को कम से कम कंप्यूटर में 2 GB रैम या 3 GB रैम चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भागे भागे जाएंगे इस वर्चुअल मेमोरी के पास। वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, आपके जो हार्ड डिस्क में स्पेस होगा उसी हिसाब से, और जितनी रैम लगी होगी, मान लीजिए 2 GB लगी है, तो उसी को कैलकुलेट करके आप लोगों को वर्चुअल मेमोरी दे देगी। मान लीजिए आपके में 2 GB रैम लगी हुई है, ठीक है, और आपकी स्टोरेज लगी हुई है 512 GB की। जितना स्पेस इसमें खाली होगा, मान लीजिए 512 GB की लगी हुई है, इसमें से 200 GB खाली है, 200 GB स्पेस खाली है, 2 GB की रैम लगी हुई है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये फटाफट आप जाओगे वर्चुअल मेमोरी के पास, आप लोग वर्चुअल मेमोरी के पास चले गए। अब वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, वर्चुअल मेमोरी जाएगी रैम के पास, रैम चेक करेगी कितने GB है, 2 GB इसने चेक कर लिया, इसको पता चल गया 2 GB है,
हाँ, हमारे इस कंप्यूटर की जो रैम झेलने की ताकत है वो 2 GB है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये इसकी रैम के हिसाब से अपनी औकात दिखा देगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसकी रैम के हिसाब से कुछ परसेंटेज इसका काट के आपको 1.5 GB रैम यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी, ये 1.5 GB। और अदरवाइज अगर आपको ज्यादा इस पर फोर्स करोगे कि मेमोरी बढ़ाओ मेमोरी बढ़ाओ, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट तो इससे थोड़ा सा कम प्रोवाइड करेगी, लेकिन आप कहोगे और बढ़ाओ और बढ़ाओ, हमें और चाहिए और चाहिए। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी की तरह वर्क नहीं करेगी, लेकिन इसका कुछ डाटा इसके अंदर स्टोर होने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए इसको अगर 100% परफॉर्मेंस मानते हैं इसकी, तो इसको मिलाने के बाद इसकी अगर 100% परफॉर्मेंस है तो ये आपको 30 to 40% आपको परफॉर्मेंस यहाँ से मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। इसकी तरह भी वर्क नहीं करेगी, बस इसका जो आउटपुट आता जाएगा वो सबसे पहले इस मेमोरी में सेव होता जाएगा और ये यहाँ से 30 to 40% आपको आउटपुट दे देगी ये मेमोरी। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है कि वर्चुअल मेमोरी को रैम में कैसे कन्वर्ट करें हम। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी से हम रैम कैसे बनाए, किस तरीके से वर्क होगा, वर्चुअल मेमोरी को रैम में कैसे ऐड करें, ग्राफिक्स में कैसे ऐड करें, वो चीज बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग सिर्फ काम समझना है कि किस तरीके से वर्चुअल मेमोरी काम करती है। 200 GB, मान लीजिए आपको गुस्सा आया कि आपको 3 GB चाहिए थी, 5 GB चाहिए थी रैम। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको फोर्स किया इसका डिफॉल्ट वाले से हटा के कस्टमाइज पे कर दिया, कस्टमाइज पे कर दिया। अब आपने यहाँ पे रैम कर ली 4 GB। आप तो बड़े खुश हो गए कि हमने 4 GB रैम कर ली यहाँ पर। ठीक है, 4 और 2 6 हो गई हमारे पास, 6 नहीं हुई। ये काम तो 1.5 GB वाला ही करेगी। ठीक है, लेकिन आपको दिखा दिया है कि 4 GB हो गई है, यहाँ पर काम ये 1.5 GB वाला ही करेगी, उतना ही आपको परफॉर्मेंस देगी। मान लीजिए ज्यादा ज्यादा ये 200 MB दे सकती है आपको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो सेट किया होता है वो एक्चुअल से इतना सा कम होता है। ठीक है, पूरा एक्चुअल नहीं होता, एक्चुअल से कम होता है। मैंडेटरी होता है कि आप लोग कितना लगाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम लगी हुई है और आप कोई हैवी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो 8 GB के हिसाब से आपको ये 4 से 5 GB मेमोरी आपको वर्चुअल मेमोरी अपने आप अलोकेट कर देगी, अपने आप। इसका हार्ड डिस्क का जो स्पेस है, इसमें से कुछ बाइट्स आप लोग रैम की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको आप वर्चुअल मेमोरी कहेंगे, ये वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पीसी में वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आपके जो पीसी है उसके अंदर अभी भी वर्चुअल मेमोरी यूज हो रही होगी यहाँ पर, और आप लोग उसके थ्रू ये 2 GB प्लस ये 1.5 GB का आनंद ले पा रहे होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ही पता है कि ये लोगों के पास जो हमारा सीपीयू लगा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादातर लोग 2 GB, क्योंकि घर में जो कंप्यूटर आते हैं, जो पुराने कंप्यूटर्स हैं, उनमें 2 GB ही रैम लगी होती है, तो उसने ये वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बनाया है यहाँ पर। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में कि हमें कहाँ से क्या चीज प्रोवाइड होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आई होप वर्चुअल मेमोरी भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी यहाँ पर कि किस तरीके से काम करती है। और दोस्तों मैं बता दूं, वर्चुअल मेमोरी ये फिक्स नहीं है कि आपको 100% परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, ये वर्चुअल है, ना कि ऐसे ये वर्चुअल मेमोरी है, ना कि ये पूरा इसका हार्डवेयर नहीं लगा हुआ इसके अंदर, सिर्फ ये वर्चुअल मेमोरी है। आपके हार्ड डिस्क से इसका कुछ स्पेस उठाया गया है, कुछ स्पेस। ठीक है, और इसको इसमें डाल के जो है यूज किया गया है, तो आपको परफॉर्मेंस जो है ये 3.5 4 GB की मिल जाती है। यहाँ पर 8 GB लगी होगी तो आपको उतना ही फायदा हो जाएगा। 8 GB लगाने के बाद आपके पास 12 GB वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी, 12 GB टोटल 12 GB रैम हो जाएगी, जिसमें से आप इसका यूज कर सकते हैं 9 9.5 10 GB तक इसका यूज कर सकते हैं आप लोग इस मेमोरी का। ठीक है, यहाँ से ये चीज आपको कंसेप्ट सारा समझ आ चुका होगा। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं रैम के बारे में और रोम के बारे में। कुछ डिफरेंसेस हैं, फिर हम साइजेस पे चलेंगे और उसके बाद अपना लेक्चर फिनिश कर देंगे। रैम, रोम।
दोस्तों फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल चुकी है यहाँ पर रैम और रोम की, ठीक है। ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है, ये वोलेटाइल है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि ये वोलेटाइल, इसमें कौन सी मेमोरी है, रैम है या रोम है, ठीक है। ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद इसमें से डाटा इरेज हो जाता है और इसमें से डाटा इरेज नहीं होता। एक रैम और रोम का मैं आपको ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाटा टेम्परेरी टाइम तक स्टोर रहता है। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये आपकी एक स्टडी टेबल है और यहाँ पर ये बुक शेल्फ बना हुआ है आपका, ये बुक शेल्फ है। इसके अंदर आपने बहुत सारी किताबें जमा कर रखी हैं। यहाँ से आपने एक बुक उठाई आपकी पसंदीदा पढ़ने के लिए, आप लोग टेबल पे गए, कुर्सी पे बैठ के यहाँ पे आपने बुक रख दी, ठीक है, पढ़ने लगे, 1 घंटा पढ़ा, यहाँ से बुक उठाई वापस इसमें रख दी, ठीक है। 1 घंटे के बाद इस टेबल का काम खत्म हो गया, रैम का काम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप कोई नई बुक लाएंगे, मतलब यहाँ पे टेबल का फिर से यूज करेंगे, मतलब कोई नया सॉफ्टवेयर चलाएंगे अपने इसमें हार्ड डिस्क निकाल के। तो ये रैम और रोम का एक बेसिक एग्जांपल है, आप लोग यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से समझ सकते हैं। ये फास्ट है, ये वोलेटाइल होती है, ठीक है, अपने आप इरेज हो जाती है बिजली जाने के बाद, और ये इरेज नहीं होती। इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर DDR5 और 6 है, और इसके अंदर रैम के अंदर रोम के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके आप वर्जन्स देख लीजिए। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, स्लो होती है, फास्ट होती है। ये एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, और ये चीप होती है, सस्ती होती है। एक्सपेंसिव का मतलब है कि अगर आप 4 GB रैम लेने गए मार्केट में तो आपको ये 2800 से 3000 के बीच में मिलेगी, और वहीं पे आप 1 TB हार्ड डिस्क लेने गए तो आपको ये 4000 से 4500 के बीच में मिल सकती है। मुझे अप्रोक्स प्राइस नहीं पता है, 4000 से 4500 के बीच में, या 4200-4300 की भी मिल सकती है, ठीक है। और ये 2800 से 3000 के बीच में 4 GB रैम आएगी। आप देख लीजिए कितनी एक्सपेंसिव और कितनी चीप है। देन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या चीज आती है, मतलब सेकेंडरी रोम स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी जिसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक मैं आपको चीज समझा देता हूँ, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, इसके अंदर 2 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है, ठीक है, 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज है। आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर पबजी भर ली, ठीक है, फ्री फायर भी डाल ली। पबजी नहीं चली, फ्री फायर भी डाल ली। फ्री फायर से मन हुआ, आपने COD डाल दी, आपने 3 गेमें डाल दी इसके अंदर, मेमोरी इसकी हो गई फुल। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग कैपेसिटी चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल है कितने GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर सकता है। आपको पता चलेगा 256 GB तक का आपका जो फोन है वो मेमोरी सपोर्ट कर सकता है। आप लोग गए भागे भागे दुकान पर, दुकान से आप लोग ले आए 64 GB का मेमोरी कार्ड, जिसको SD कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको SD कार्ड भी बोलते हैं। आप लोग बढ़िया से मेमोरी कार्ड ले, क्लास 10A1 सैमसंग का ईवो मेमोरी कार्ड, वो आपने इसके अंदर डाला, जिसकी स्पीड है 100 MB/s रीड राइट की। बढ़िया सैमसंग का ईवो का ले आए आप, बिल्कुल बढ़िया एकदम फ्रेश डाला, आपने मेमोरी एक्सटेंड कर ली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। यहां तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, तो वेल एंड गुड है। अभी ये बोर्ड इरेज करके आप लोगों को ये चीज दोबारा से समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, बिल्कुल साफ बोर्ड पे।
हाँ जी, तो सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने फिनिश कर ली है, सेकेंडरी मेमोरी पर हम लोग आ चुके हैं। अब लोग हम डिस्कस करेंगे कितनी एक्सटर्नल मेमोरीज आती हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी कंप्यूटर्स की, मोबाइल्स की मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, और कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन सी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है और कौन सी हमारी प्राइमरी मेमोरी है। इस चीज को आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। वहां तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको प्राइमरी मेमोरी समझा दी है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी, फिर से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके लैपटॉप लिया आपने, ये आपका अच्छा सा लैपटॉप है, ठीक है। ये लैपटॉप की कीज है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो आप समझ लेना यहां से, ठीक है। ये आपने लैपटॉप ले लिया, लगा लिया आपने लैपटॉप यहां पर। इसके अंदर आप बढ़िया कंपनी का लाए, इसको मान लो एसूस का ले आए आप, ठीक है, बढ़िया कंपनी का। यहां पर आपने 4 GB रैम लगी हुई है इसके अंदर। आपने कंपनी बढ़िया देख ली, एकदम बढ़िया लाए, एसूस कंपनी का सबसे सस्ते वाला लैपटॉप ले आए आप, जिसके अंदर 4 GB रैम लगी हुई है और 512 GB स्टोरेज लगी हुई है, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसके अंदर। 4 GB रैम और i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं AMD का Ryzen 3 प्रोसेसर लगा हुआ है, 3rd जनरेशन का 3 प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप लोग बढ़िया से लैपटॉप ले आए, आप तो अपनी जान में बहुत बढ़िया लैपटॉप ले आए, लेकिन आपको क्या पता ये 512 GB स्टोरेज है, ये फिल हो जाएगी, ठीक है, ये फिल हो जाएगी। आप लोग धीरे धीरे 1 साल बाद, जल्दी फिल नहीं हुई, 1 ईयर के बाद ये मेमोरी आपकी फुल हो गई, 512 GB फुल हो गई मेमोरी। अब आपने सोचा, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च कर मारी, मेमोरी कैसे बढ़ाएं, कंप्यूटर में मेमोरी कैसे खाली करें, बहुत सारी वीडियो देख मारी। आप लोगों को तरीका पता चला, एक आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। आप गए भागे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले आए। उस टाइम आपने 40,000 रुपए लगाए थे इस पे, तब आपकी जेब खाली हो चुकी थी। 40,000 आपके जो एक्स्ट्रा मेमोरी लेने के उस टाइम पैसे नहीं बचे थे, ठीक है। तो आपने सोचा 512 GB में काम चला लेंगे, पैसे कमाएंगे और ले आएंगे। आप लाए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये लाए आप 4 TB की, ठीक है। आपको चैन नहीं आया, आपके जेब में पैसे उछल रहे थे, आपने भागे 4 TB के ले आए, आपने फटाफट लाके इसमें तार लगा दी, इसका डाटा कॉपी मारा, सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये जो आप 4 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लाए, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये क्या है आपकी, ये सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यही आपकी, ठीक है। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यही भी बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। प्राइमरी मेमोरी में रैम प्लस रोम तो ये भी होती है, लेकिन ये सेकेंडरी होती है, ठीक है। रैम प्लस रोम, ये वो रैम है, ये रोम है जो कि आपके पीसी को स्टार्ट बूट से स्टार्ट करने के बीच में काम आती है। जो मेमोरी आपके पीसी में आपको जो होम स्क्रीन दिख रही है इस टाइम, ठीक है, वो दिखाने तक जो काम आ रही है वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी। जो मेमोरी आपके पीसी को बूट कराने के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी। अदरवाइज जो बची हुई मेमोरी है जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं उसको आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर काउंट कर लेंगे। एग्जाम्पल, पेन ड्राइव जिसको आप फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, SD कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क,
आप एक और हार्ड डिस्क ले आए, ठीक है, आपने क्या किया, इसको निकाल दिया, उसको डाल दिया, तो वो आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी हो गई। जितना भी पार्ट उसका स्टोर हुआ, ठीक है, और जब तक आपके पीसी को बूट कराने के लिए काम आए तब तक वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। उसके बाद जितना आपने ड्राइव बना रखी है वो आपकी सेकेंडरी अदर मेमोरी में काउंट हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, ईपी रोम, ईपी रोम, पी रोम, ये सारी प्राइमरी मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर बेसिकली वो ज्यादा प्राइमरी है क्योंकि उनके बिना आपका पीसी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो सकता। बायोस के बिना आपका पीसी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकता, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसको भी प्राइमरी में काउंट करते हैं और उसको सेकेंडरी में काउंट करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में आप लोग जिसको प्राइमरी मेमोरी कहोगे, वो जो हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है उसके अंदर कि आपको पीसी को ईईपीरोम, ये 3 टाइप पढ़े हैं, यही प्राइमरी मेमोरी है, यही पीसी को आपको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर, इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता क्या है, आपके जो पीसी की जो फाइल्स है वो सेव रहती हैं, ठीक है, सेव रही, ये जाएंगी आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर। जो मेन प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर जाएंगी ये, उसके अंदर जाने के बाद जाएंगी रैम के अंदर। रैम के अंदर जाने के बाद बूट होगा आपका पीसी, कर्नल बूट होगा, और आपको एक आपका सुंदर सा विंडो 10 का यहाँ पे लोगो लगाते हैं, ये विंडो 10 के कुछ लोगो है, आपको विंडो 10 का बढ़िया सा एक डिजाइन दिखा देगी आपको, और आप खुश हो जाओगे, हाँ हमारा पीसी कंप्यूटर चल रहा है। तो ये तरीके हैं कुछ मेमोरी के आपको समझाने के। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस। जो मेमोरी आपके पीसी के अंदर आपकी जो डेस्कटॉप लाने तक जो फाइल्स वर्क करती हैं, जिस चीज के अंदर फाइल्स वर्क करती हैं वो आपकी होगी प्राइमरी मेमोरी, अदरवाइज जो रह गई है वो सेकेंडरी मेमोरी। समझ आ चुका है? बोर्ड में रफ कर देता हूं यहां तक, और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि एक्सटर्नल स्टोरेज जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर काउंट होती है। अब आप लोगों ने हार्ड डिस्क देखी है तो वेल एंड गुड है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, वरना यहाँ पे एक डायग्राम आ चुका होगा हार्ड डिस्क का, एक आपको फोटो दिख रही होगी अच्छी सी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेंगे हार्ड डिस्क किस तरीके की होती है, उसके अंदर डाटा किस तरीके से स्टोर होता है। अब हम वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हार्ड डिस्क, जिसको हम शॉर्ट में HDD बोलते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। आप लोगों को यहाँ पर फोटो एक दिख रही होगी, ठीक है, आप लोगों को फोटो को ध्यान से देखिए, उसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको ट्रैक्स दिख रहे होंगे, कुछ सेक्टर्स दिख रहे होंगे, एक आपको राउंड सा प्लेटर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, एक राउंड इस तरीके का प्लेटर दिख रहा होगा, एक उसके ऊपर यहाँ पर हेडर दिख रहा होगा जो कि कुछ ऐसा लगा होगा टेढ़ा सा, यहाँ पर ये आपका हेडर दिख रहा होगा, ठीक है। हार्ड डिस्क एक्चुअली जो मेन जो बनी होती है वो बनी होती है मैग्नेट से, मैग्नेटिक डाटा इसमें स्टोर होता है। अगर आप हार्ड डिस्क नीचे गिरा दोगे मेमोरी हिल जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। ये अगर डिस्क एक बार टूट गई तो आपका डाटा रिकवर नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूं नहीं हो सकता, ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूंगा इसका डाटा रिकवर हो सकता है। हार्ड डिस्क टूट जाए, जल जाए, चाहे उसका प्लेटर का इतना सा भी पार्ट क्यों ना बचाओ, इतना सा भी पार्ट, और अगर ये सही है पार्ट, ये पार्ट टूटा हुआ पार्ट भी अगर सही है तो आपका डाटा यहाँ से रिकवर हो जाएगा। अगर आपका वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, उसका आपको खर्चा आएगा। इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी फोरेंसिक्स हैं, ठीक है, जो ये डाटा निकाल के दे देंगी आप लोगों को यहाँ से, लेकिन उसका खर्चा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आप इसका डाटा तो निकाल लोगे लेकिन आपकी जेब से जितने भी पैसे हैं वो सब खाली हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी मशीन जो है बहुत कॉस्टली आती है, और वो इंडिया में कुछ ऐसी फोरेंसिक्स है जो यहाँ से डाटा निकाल के दे सकती हैं। नहीं तो अदरवाइज आप कहीं पर भी जाओगे अपनी हार्ड डिस्क लेके कि हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है, ठीक है, उसका डाटा हमें रिकवर करना है, तो वो रिकवर नहीं करेंगे, लोग मना कर देंगे। किसी भी आप फोरेंसिक में जाओगे, अगर आपकी हार्ड डिस्क थोड़ी सी खराब है तो उसके हिसाब से आपके चार्ज लग जाएंगे और आपका जो डाटा रिकवर करके दे दिया जाएगा। अब डाटा स्टोर कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, रिकवर कैसे होता है। रिकवर और आपकी हार्ड डिस्क अगर सही है और आपका डाटा डिलीट हो चुका है तो रिकवर करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। एक तो होता है ईज यूएस, ऐसा कुछ नाम है,
ठीक है, एक डॉक्टर फ्रॉन का आता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मैंने यूज किया। मेरा हार्ड डिस्क का भी डाटा कई बार डिलीट हो चुका है, मैं कुछ और काम कर रहा था, डाटा डिलीट हो चुका था, तो मैंने वहां से 2 टीबी का डाटा, ध्यान रखें 2 टीबी का डाटा रिकवर किया मैंने वहां से। ये सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, लेकिन हमने तो क्रैक करके यूज किया था, तो सॉफ्टवेयर क्रैक भी मिलते हैं आपको बहुत सारे, आप लोग क्रैक करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने 2 टीबी तक का डाटा यहाँ पर रिकवर किया था। डाटा तो रिकवर कर लिया था, लेकिन उसके अंदर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे डाउनलोड मिल जाएंगे, आप लोग दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। मैंने जो रिकवर किया था, इमेजेस थी, वीडियोस थी, ये जो हमारा सेंसिटिव डाटा था, इसको मैंने रिकवर किया था। ये सेंसिटिव डाटा ऑलमोस्ट 900 कुछ जीबी का था, 900 कुछ जीबी का था, ठीक है। और उसके बाद जो चीज मुझे चाहिए थी वो भी मैंने इसमें से रिकवर कर ली थी। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से जो डाटा सेव होता है। तो इसके अंदर हम ध्यान देंगे कि इसके अंदर वर्चुअली दिखा रहा हूं, ऐसे होते नहीं है, वर्चुअली दिखा रहा हूं। वैसे तो आपको एक सिल्वर कलर की एकदम गोल प्लेट दिखेगी, इसके अंदर कुछ सेक्टर्स बने होते हैं। इन सेक्टर्स के अंदर इसका जो हेड है वो डाटा राइट करता है, ठीक है। इस हार्ड डिस्क की भी कुछ स्पीड होती है। मान लीजिए अगर आपकी हार्ड डिस्क है 7200 आरपीएम की, 7200 राउंड पर मिनट लेती है, तो आपकी इस हार्ड डिस्क की स्पीड मैं बता सकता हूं 100 MB से 125 MB होगी रीड राइट की स्पीड। ये इसकी रीड राइट की स्पीड है। अगर आप हार्ड डिस्क भी 2 टाइप की आती है, SSD और एक आती है HDD, ठीक है। अगर आप SSD हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसकी स्पीड इससे 5 गुना ज्यादा होगी, इसकी 5 गुना ज्यादा होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। देन हम बेसिक बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो ये यहाँ पर हार्ड डिस्क में डाटा ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और इसके अंदर सेव हो जाता है। आप लोग एक चीज देखना, यहाँ पर कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी समझ आएगा। ये हार्ड डिस्क में ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने हुए हैं। अगर आप लोगों को आपके हार्ड डिस्क के ट्रैक्स एंड सेक्टर्स देखने हैं तो आप लोग करना, नीचे एक रन बार आएगा या आप सर्च कर लेना डीफ्रैगमेंट आप करेंगे तो आपको आपके हार्ड डिस्क के बेसिक ट्रैक्स एंड सेक्टर्स दिख जाएंगे और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका डाटा कैसे सेव है, ठीक है। आपने कोई ये मीडिया फाइल है, एक वीडियो है, ये आपने अपने हार्ड डिस्क में सेव कर दी। 4K वीडियो है 300 MB की, और आपके कंप्यूटर में लगी हुई है 1 TB की स्टोरेज, ठीक है। 1 TB की स्टोरेज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। आप लोगों ने क्या किया, 300 MB की इसके अंदर सेव कर दी। सेव होने के बाद यहाँ पे आइए, ये ट्रैक्स एंड सेक्टर्स है, ये 1 TB की ट्रैक्स एंड सेक्टर्स है। अब ये 300 MB का डाटा आपके में सेव कैसे होगा, कुछ डाटा यहाँ सेव हो गया, कुछ डाटा यहाँ सेव हो गया, कुछ डाटा इस ट्रैक एंड सेक्टर के अंदर सेव हो गया, ऐसे सेव हो गया, ऐसे सेव हो गया। ये 300 MB की फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से सेव होती है। अगर आपने कभी डिफ्रैगमेंट नहीं किया अपने पीसी को तो फटाफट से जाके पीसी को डिफ्रैगमेंट करें, ठीक है। डिफ्रैगमेंट करने के बाद क्या होगा, जहां पे आपका पीसी 100% परफॉर्मेंस देता था, ठीक है, वहां पर इसकी जो परफॉर्मेंस है, मान लीजिए आपका पहले पीसी 100% परफॉर्मेंस देता था जब नया नया लाए थे, विंडोज इंस्टॉल करी थी, ठीक है। उसके कुछ समय बाद ये आपको 60% परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, क्योंकि डाटा ऐसे जगह जगह सेव है, एक जगह सेव नहीं है, सीक्वेंस में सेव नहीं है, जगह जगह सेव है। आप लोग जैसे डिफ्रैगमेंट करेंगे ये डाटा यहाँ से खिसक के इसके साथ में सेव हो जाएगा एकदम, और नीचे का स्पेस जो है खाली रह जाएगा, यहाँ का जो स्पेस है ये खाली रह जाएगा और डाटा इसके साथ सारा का सारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये आपको वापस से आपके पीसी की जो 100% में बोलो 100% परफॉर्मेंस देने लगेगा। आपका पीसी उतना ही ज्यादा फास्ट
चलने लगेगा। आप लोग फटाफट से जाके डीफ्रैगमेंट कर लीजिए। डीफ्रैगमेंट अगर आपको नहीं करना आता, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, अपने हार्ड डिस्क को डीफ्रैग कैसे करें, डीफ्रैगमेंट कैसे करें वो आप देख के सीख सकते हैं और अपने पीसी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को 100% परफॉर्मेंस मिलेगी, 100% परफॉर्मेंस मिलेगी। इस तरीके से आपके कंप्यूटर में डाटा सेव होता है, ये चीज आप देख लीजिए। अब हम बात कर रहे थे हार्ड डिस्क पर, तो हार्ड डिस्क के अंदर ये डाटा सेव हो चुका है। यहाँ पर सेव होने के बाद ट्रैक एंड सेक्टर जब फिल हो जाते हैं, मतलब आपकी हार्ड डिस्क खराब भर जाती है। और ध्यान रहे, एक चीज और बता दूं, हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस चल ही रही है। हार्ड डिस्क को पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, और आप लोग हार्ड डिस्क के बारे में अच्छे से जान पाओगे, पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे, किसी को बताने के लायक हो जाओगे कि अगर कोई पूछे कि हार्ड डिस्क क्या होती है, तो हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके की होती है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसका कोई भी ट्रैक यहाँ से मान लीजिए खराब हो चुका है, तो उसके अंदर डाटा सेव नहीं होगा, डाटा सेव नहीं होगा। माना कि आपकी हार्ड डिस्क खराब भी नहीं होगी, लेकिन इसके कुछ ट्रैक्स अगर खराब हो जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाके आपका जो है हार्ड डिस्क हैंग करेगी, ठीक है, और वहां पे डाटा सेव नहीं करेगी, इसकी जगह कहीं और डाटा सेव कर देगी। ये चीज भी आपको आपके डीफ्रैगमेंट के अंदर जाके दिख सकती है। डीफ्रैगमेंट के अंदर डाटा सेव होता है, वहां पर ये ग्रीन ग्रीन सा सिंबल आ जाता है, और जहाँ पे बैड ट्रैक सेक्टर्स आ जाते हैं, जिसको हम खराब बोलते हैं, बैड बाकी जो ग्रीन है वो गुड है। जहाँ पे बैड आ गया, यहाँ पे मान लीजिए बैड आ गया, भगवान करे बैड ना आए, गुड ही गुड आए, तो जहाँ पर ये बैड आ गया, ठीक है, वहां से आपका क्या होगा, वहां से इतनी जगह पे आपका डाटा स्टोर नहीं होगा, कुछ बाइट्स के अंदर आपका डाटा स्टोर नहीं होगा, बाकी डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को हार्ड डिस्क का कंसेप्ट पूरा समझ आ चुका होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं फटाफट इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग पूरा का पूरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आप इसके नोट्स डाउनलोड करके पढ़ेंगे, आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बहुत हाई लेवल है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जब हम क्वेश्चन वाला सेशन करेंगे तब आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे, आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये स्लो होती है, ठीक है, आजकल तो उसका यूज नहीं करते। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके कंप्यूटर में जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, सीधी आपका जो ड्राइव है सी बनती है। ए ड्राइव और बी ड्राइव क्या होती है, ए ड्राइव और बी ड्राइव कहाँ गई, आप लोगों को याद हो गया कि ये सी ड्राइव होती है, ठीक है, ये सी ड्राइव। अब ए ड्राइव भी होती है, बी ड्राइव भी होती है, सी के बाद आप जेड तक जितने मर्जी बना सकते हैं। और ए बी कहाँ गए ये, ठीक है, तो आजकल जो यूज होते नहीं है, ये जो है नेम ए और बी ये अलोकेट किए गए हैं परमानेंट, किसको, फ्लॉपी डिस्क को। फ्लॉपी डिस्क और एक सीडी आती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो विंडो की सीडी होती है, ठीक है, उस वो डायरेक्ट किसी एक भी इसमें से अपना जो है डिस्क ले लेती है और इसके अंदर चलने लग जाती है, ठीक है। ए आई होप ए तो मैं कहता हूँ ये इसके फ्लॉपी के लिए अलोकेट किया गया है, बी का मुझे अभी तक ध्यान नहीं है बी किसके लिए अलोकेट किया गया है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सर्च करके कि बी किसके लिए अलोकेट किया गया है। जब भी आप कोई भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका सी ड्राइव में जाता है। आप लोग ध्यान देखना कि आपके में ए ड्राइव नहीं मिलेगी, बी ड्राइव नहीं मिलेगी, लेकिन आपके में एक छोटा सा स्लॉट मिलेगा, किस चीज का, वो होगा फ्लॉपी डिस्क स्लॉट, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क स्लॉट मिलेगा आपको। उसके अंदर आप क्या करेंगे, फ्लॉपी डिस्क को लगा लेंगे। फ्लॉपी डिस्क स्लो होती है किससे, हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क की, और इसका साइज होता है जो वो बहुत कम होता है, साइज भी बहुत कम होता है। और अब कि इसके अंदर कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं वो उसका साइज बहुत कम होता है। और बेसिकली इसके 3 साइज में आती है, ये इसके 3 साइज है। एक तो होती है 8 इंच का साइज होता है फ्लॉपी डिस्क का, एक होता है 5/4 इंच का, एक होता है 3.5 इंच का। ये
3 साइजेस आते हैं फ्लफी डिस्क के हैं, और ये आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली कर दोगे। आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है, फ्लफी डिस्क स्लो होती है हार्ड डिस्क से, इसका साइज बहुत ज्यादा कम होता है, ज्यादा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2 MB या 3 MB। फ्लफी डिस्क हाईएस्ट इसी साइज की होती है, 2 MB या 3 MB, और इससे कम भी साइज हो सकता है। और उसके बाद इसकी साइज कितना होता है वैसे, मतलब हार्डवेयर साइज देखे तो ये 8 इंच का होता है, 5 1/4 का होता है, और 3 1/2 का होता है। ठीक है, 3.5 इंच, 5 1/4 इंच और 8 इंच, ये 3 साइज मार्केट में आती है। ठीक है, आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन बेसिकली आपको 3.5 इंच वाली जो है, ये वाली 3.5 वाली ये फ्लॉपी डिस्क आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएगी आप लोगों को, और इसका लाने का कोई फायदा भी नहीं है। इसके अंदर एक चीज बता दूं, ये परमानेंट होती है फ्लॉपी डिस्क, इसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 MB में आजकल कुछ भी स्टोर नहीं होता, ये चीज आप लोगों को पता है। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट फाइल है 1-2 KB की या 100 KB की फाइल है जो आपको सब लोगों को छुपा के रखनी है, तो वो आप इसमें स्टोर करके आप लोग भेज सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं वो उस फाइल को। तो इस तरीके से फ्लफी डिस्क होती है। ठीक है, ये कुछ साइजेस है उसके, देख लीजिए आप लोग, और इन चीजों को याद कर लीजिए। ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की, और ये क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटा सा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप मैंने आपको शुरू में बताया था, एक कैसेट होती है, कैसेट के अंदर जिसको उंगली से घुमाते हैं वो मैग्नेटिक टेप होती है। इसकी जो मैग्नेटिक टेप की लेंथ होती है ये 800 से 900 या 1200 होती है। ये 800 नहीं, 500 मीटर से 900 मीटर या 1200 मीटर कुछ भी हो सकती है इसकी मैग्नेटिक टेप की लेंथ। और ये 3 और इसकी 12.5 mm से 25 mm विड्थ होती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप, यहाँ पर आप लोगों को पता है वो सीधी गोल गोल घुमाते हैं, वो उस तरीके की होती है। ये 500 मीटर से 1200 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है, और ये 12.5 mm से 25 mm तक इसकी विड्थ होती है, इतनी चौड़ी हो सकती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्लो होती है। और इस तरीके की कुछ मैग्नेटिक टेप है, इसके बारे में आप लोगों को इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नेम लिख दिए यहाँ पर। पहला है CD। ये वैसे इनके बारे में आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, वो चीज मैंने बेसिक यहाँ पे लिख दी है, आप लोगों को अच्छे समझ आ जाएगी। ठीक है, पहली होती है CD। CD में भी 4 टाइप होते हैं, CDR, CDRW, या फिर सिंपल CD या CDRWX, ऐसे नाम होते हैं। इन सबके नेम का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, मैं ये 2 चीज आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर CDR RW क्या चीज होती है। अगर यहाँ पे लगा हो CDR, तो इसमें से आप सब डाटा एक बार इनपुट करने के बाद सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर RW लगा उसके साथ तो आप डाटा रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये CDR RW का मतलब है, यही बेसिस पे DVD-R और RW का मतलब है। ठीक है, CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका साइज होता है 640 MB से 680 MB। ठीक है, आप मार्केट में जाओगे, आप दुकान वाले से कहोगे क्या मैं CD चाहिए, ब्लैंक CD चाहिए। अगर आप कोई मूवी लेने जा रहे हो तो उस हिसाब से वो भरी हुई CD दे देगा आपको। जैसे आप जैसे धूम-3 की मूवी लेने चले गए आप, उसने आपको CD में डाल के दे दी मूवी, तो क्या होगा, वो 600 MB 680 MB की ही होगी ना, उसमें से आप मूवी बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो, डबल क्लिक करके उसको चला के देख सकते हो। अगर CD आप लाओगे RW, जिसमें से रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हो। अगर बात करते हैं DVD की, DVD होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका साइज होता है 4.7 GB से 17 GB तक। 4.7 GB से 17 GB तक। एक्चुअली ये 17 नहीं होता,
ये 16 GB होता है, वैसे 17 GB लिखा जाता है। 17 GB तक इसका साइज होता है डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क का, 4.7 GB 17 GB तक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें भी दो फंक्शन है, RW, DVD नॉर्मल, ठीक है, DVD रीड राइटेबल ऐसे नाम है इसके। ब्लू रे डिस्क, उसके बाद आती है ब्लू रे डिस्क, ये इसका एडवांस वर्जन है। ब्लू रे डिस्क है, ये थोड़ी चीपर है, 15 रुपए से तक की आ जाती है मार्केट के अंदर। आपको अगर 15 रुपए की लेनी है तो 15 रुपए की मिल जाएगी। वहीं पर ये डीवीडी इससे थोड़ी महंगी आएगी, ठीक है। और उसके बाद इससे भी महंगी आएगी ये ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का साइज होता है 25 GB तक। 25 GB तक डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो, 25 GB से 100 GB तक, अकॉर्डिंग टू यू कि आपको किस कैपेसिटी की चाहिए, उसके हिसाब से इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। 25 GB से 100 GB तक का इसका डाटा आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलता है 23.5 GB स्टोर करने के लिए मिलता है 25 GB वाले में, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो मार्केट के अंदर आती है वो 1 GB से 1 TB तक की आती है, 1 GB से 1 TB तक की, ठीक है। ये क्या यूनिट्स हैं, TB GB, इन सबको हम अभी इसके बाद हम इसी को समझेंगे, उसके बाद लेक्चर फिनिश कर देंगे। देन उसके बाद मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, तो मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर 1 TB तक का आता है। थोड़ी देर पहले मैंने मैग्नेटिक टेप समझाई थी। मैग्नेटिक टेप ये अप टू 1 TB तक का डाटा स्टोर कर सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो होती है, इसलिए कोई इसका यूज नहीं करता आज के जमाने में, ठीक है। आई होप आप लोगों की बेसिक नॉलेज इसकी आप लोगों को मिल चुकी होगी ढंग से। तो ये मैंने फटाफट से लिख दिया था। अब मैं आपको इसका साइज है, जो इसकी यूनिट्स हैं, उनके बारे में समझा देता हूँ, उनको आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। फिर अगली वीडियो में जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 100+ क्वेश्चन, ध्यान रहे 100+ क्वेश्चन, अप्रॉक्स 110 से 115 क्वेश्चन, तो मैं 100+ लिख रहा हूँ यहाँ पर। 100+ क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। आप लोगों ने अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो आप लोगों को क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग थोड़ी सी और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हाँ जी, अब यहाँ पे ध्यान देखो, हम बात कर लेते हैं क्या साइज होते हैं और क्या यूनिट होती है। साइज एंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेमोरी की यूनिट्स किस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, बिल्कुल जीरो से बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले 1 बिट। 1 बिट क्या होती है, ये बाइनरी होती है, 0 और 1, ठीक है। उसके बाद आती है 4 बिट, इसको हम लोग कहेंगे 1 निब्बल, इसको हम नाम देंगे 1 निब्बल, यहां से क्वेश्चन पुट होगा, 1 निब्बल बोलेंगे। 8 बिट से बनती है 1 बाइट, और इसको आप 2 निब्बल भी बोल सकते हैं, 2 निब्बल। अब हम क्या करेंगे, 1024 बाइट से बनाएंगे 1 KB, यानी कि किलोबाइट, किलोबाइट बनाएंगे। 1024 KB से हम लोग बनाएंगे 1 MB, यानी कि मेगा बाइट बनाएंगे हम लोग। B को बाइट लिखेंगे यहाँ पर, 1024 MB से बनाएंगे हम 1 GB, यानी कि गीगाबाइट लिखेंगे। 1024 GB से हम लोग बनाएंगे 1 TB, यानी कि 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। 1024 TB से हम लोग बनाएंगे 1 PB, यानी कि 1 पेटाबाइट। आई होप आप लोगों को ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एक बार, थोड़ी मार्कर में इंक खत्म हो चुकी है, मैं फिल कर लूं। हाँ जी, तो आप लोग देखिए 1024 PB से बनेंगे हम 1 EB, यानी कि एग्जा
बाइट 1024 ईबी से बनाएंगे 1 योट्टाबाइट 1024 बी से बनाएंगे हम ज़ेटाबाइट 1 ज़ेटाबाइट 1024 जेडबी से बनाएंगे हम 1 ब्रोनटोबाइट। एक सेकंड, ब्रोनटोबाइट 1024 ब्रोनटोबाइट से बनाएंगे 1 जियोबाइट। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को ये सब चीजें याद रखनी है कि किससे क्या बनता है। तो बेसिक शुरू से हम लोग चले यहां से, और यहाँ पे हम 1 जियोबाइट हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। इसके आगे भी बहुत सी मेमोरी यूनिट्स हैं जो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आप लोगों को ये चीज यहाँ से रख लेनी है। ठीक है, 1 बिट के अंदर बाइनरी बनेगी 0-1, 4 बिट से 1 निबल, 8 बिट से 2 निबल बनेगी यानी कि 1 बाइट। 1024 बाइट से बनेगी 1 केबी, 1024 केबी से बनेगी 1 एमबी, 1024 एमबी से बनेगी 1 जीबी, 1024 जीबी से बनेगी 1 टीबी, 1 टीबी 1024 टीबी से बनेगी 1 पीबी, और 1024 पीबी से बनेगी 1 ईबी, 1024 ईबी से बनेगी 1 वाईबी, 1024 वाईबी से बनेगी 1 जेडबी, 1024 जेडबी से बनेगी 1 ब्रोनोटाइप 1 ब्रोनोबाइट, 1024 1 ब्रोमोबाइट से बनेगा 1 जियोबाइट। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरी यूनिट्स है। आपके एग्जाम में यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा 1 वाईबी से। उसके बाद भी आप 3 याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं, ये आप लोगों को लिख लेनी है और इनको याद कर लेना है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और ये 2 वीडियो जरूरतमंदों को शेयर कर दें जिसको भी जरूरत हो, अदरवाइज रहने दें। आप लोग भी देख लें, इतनी नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आ जाए तो आप लोग टैकल कर सकते हैं। आप लोग घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग उसको टैकल कर ले जाएंगे। इजीली आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। अगर आपने हमारे लेक्चर 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके सारी की सारी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसके अंदर सब कुछ समझाया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।